नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 तक हमने डिस्कस किया था और हम देख रहे थे 500 क्वेश्चन, टॉप 500 क्वेश्चन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के। यहाँ पर जो 500 प्रश्नों की सीरीज चल रही है ये बाइलिंगुअली एक्सप्लेन की जाती है और इसका जो पीडीएफ आप देखते हैं वो इंग्लिश मीडियम का होता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है और इस क्वेश्चन नंबर 27 में आप दो लिस्ट देख रहे हैं। लिस्ट 1 है और लिस्ट 2 है, दोनों को आप देख रहे हैं। लिस्ट 1 जो है उसमें आहाड़ कल्चर, मालवा कल्चर, जोरवे कल्चर और रंगपुर कल्चर, इस तरह से कुछ कल्चरों के नाम दिए हुए हैं। अब ये कल्चर किस टाइप के हैं ये भी हम देखेंगे। इसके बाद लिस्ट 2 को आप देखिए, इसमें कुछ तारीखें लिखी हुई हैं, कुछ तिथियां हैं, जैसे कि 1900 से लेके 1400 बीसी यानी ईसा पूर्व की बात की जा रही है। यहाँ पे बिफोर जीसस क्राइस्ट, तो वो वाला समय है ईसा मसीह के जन्म से पहले, 1900 से लेके 1400 बीसी। इसके बाद 1500 से लेके 900 बीसी, फिर 2800 से लेके 1500 बीसी और 1700 से लेके 1400 बीसी। ये समय दिया हुआ है, आपको मैच करा के देखना है, दोनों लिस्टों को आपस में मैच कराना है और ये पता लगाना है कि कौन से कल्चर का टाइम पीरियड कौन सा था, मतलब कौन सा कल्चर किस समय शुरू हुआ और किस समय अंत हो गया, उसको इसकी तारीख से सही सही मिलाना है। प्रश्न आपके सामने है, ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं और ये रहे आपके ऑप्शन। इसको अटेम्प्ट कीजिए, देख लीजिए इसमें से कौन सा किससे मैच करेगा और इसका सही आंसर हो जाएगा बी वाला। बी का मतलब है CABD और CABD के हिसाब से इसे मिला लीजिएगा। तो देखिए इसमें बी वाला करेक्ट है। तो आहाड़ कल्चर का संबंध किससे हो जाएगा, 2800 से लेके 1500 बीसी वाला टाइम पीरियड। इसके बाद ये वाला है ना आपका, तो मालवा कल्चर का संबंध किससे हो जाएगा, ये 1900 से लेके 1400 बीसी वाला जो टाइम पीरियड है वो है। इसके बाद जो जोरवे कल्चर है उसको आप मिलाइएगा बी वाले से, यानी 1500 से लेके 900 बीसी वाला। और ये रंगपुर अपने सही तारीख के सामने पहले से ही मौजूद है, इसको मिलाने की जरूरत ही नहीं है। इस प्रकार से हमने इसे मैच कराया और इसका जो बी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। ये तो ठीक है, इसका हमने आंसर ढूंढ लिया, इसका आंसर कौन सा है, बी वाला है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये जो कल्चर है ये कहाँ से आ गए, मतलब इनका संबंध या इनका जो बेस है, बैकग्राउंड है वो क्या है। तो आइए इनके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। ये जितने भी कल्चर आप देख रहे हैं ये सभी कॉपर एज के हैं, मतलब ताम्रयुगीन सभ्यताएं हैं, ये सभी कॉपर कल्चर है। और कॉपर कल्चर कहना यहाँ थोड़ी अतिशयोक्ति हो जाएगी, असल में ये ताम्र पाषाणिक कल्चर है। यहाँ पे तांबे के साथ साथ यानी कॉपर के साथ साथ स्टोन को भी इस्तेमाल में ले आया जाता था। टूल्स को बनाने में, टूल्स के फार्मेशन में जो कच्चा माल यूज किया जाता था, रॉ मटेरियल यहाँ यूज किया जाता था, उसमें कॉपर होता था, साथ में पत्थरों का भी इस्तेमाल करते थे। दोनों का मिला जुला प्रयोग यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, दोनों को मिला के इस्तेमाल किया जाता था। और इस युग के जो औजार होते थे वो अपने आप में बड़े ही नुकीले और तीखे होते थे, यानी काफ़ी अच्छे क्वालिटी के होते थे, क्योंकि उसमें मेटल का यूज होता था। और मनुष्य के द्वारा मेटल जो पहली बार टूल्स को बनाने में यूज किया गया वो कॉपर ही था। आइए इसके बारे में मैप के जरिए कुछ देख लेते हैं। यहाँ पर जो समय आप देख रहे हैं इसमें कुछ कल्चरों के नाम दिए हुए हैं, ये सिर्फ इतने ही नहीं है, इसके अलावा और भी सभ्यताएं हैं। और सभ्यताओं में अगर आप देखना चाहें तो आहाड़ कल्चर को आप देख ही रहे हैं। आहाड़ के बाद कायथा है, कायथा कल्चर भी जो है वो ताम्रपाषाण संस्कृतियों में ही आता है, मतलब इसी कल्चर का हिस्सा है, इसमें भी कॉपर का यूज होता था। इसके बाद आप मालवा को देख रहे हैं, जोरवे को देख रहे हैं, इसके अतिरिक्त सावलदा संस्कृति है यानी सावलदा कल्चर है, प्रभास कल्चर है, रंगपुर को आप देख ही रहे हैं। तो ये सभी सभ्यताएं जो हैं ये ताम्रपाषाणकालीन जो संस्कृतियां थी, जो कल्चर थे, उनसे संबंध रखती है। और एक बड़ी बात यह है कि ये जो ताम्रपाषाणकालीन बस्तियां थी, मतलब ये सभ्यताएं किसी बस्ती में ही डेवलप हुई हैं, इंसानों के द्वारा विकसित की गई हैं। तो इसको विकसित करने वाला जो मनुष्य था वो ग्रामीण पृष्ठभूमि का था, वहां पे नगरीय व्यवस्था नहीं थी। और ग्रामीण पृष्ठभूमि का होने की वजह से, मतलब इसका जो बैकग्राउंड है वो एक विलेजर का होने की वजह से यहाँ पर खेती ही जीवन का या जीविकोपार्जन का मुख्य आधार थी। एग्रीकल्चर के जरिए ही अपना जीवन यापन करते थे। तो यहाँ पर कृषि आधारित ये पूरी सभ्यता थी और इसके नष्ट होने के पीछे भी यही कारण जिम्मेदार है। ये नगरीय सभ्यता नहीं थी, ये जितनी भी संस्कृतियों, जितने भी कल्चर को आप देख रहे हैं ये नगरीय नहीं थी, ये रूरल थी। और इसमें जब कृषि को इन्होंने बेस बनाया था तो जो मौसम संबंधी गतिविधियां थी उससे ये ज़्यादा प्रभावित होते थे और इनके नष्ट होने के पीछे सबसे बड़ा कारण था सूखा, ड्रॉट, जिसकी वजह से इस सभ्यता का या जितने भी स्थल हैं, जितने भी इस
एरिया में आने वाली मानव सभ्यताएं थी, कल्चर थे, उनका समापन हो गया। इसके लुप्त होने के पीछे जो सबसे बड़ा जिम्मेदार कारण है वो वर्षा की कमी या सूखे की स्थिति है, और इसी वजह से इनका विनाश हो जाता है। जितनी जल्दी ये डेवलप होती है उतनी ही जल्दी इनका विनाश भी होता है, इनका पतन भी होता है। हर सभ्यता का एक विकास का क्रम होता है। शुरुआत में वो धीरे धीरे विकसित होती है और एक समय ऐसा आता है कि वो अपने पीक पर होती है। जैसे कि आप इंडस वैली सिविलाइजेशन को देखते हैं, यानी सिंधु घाटी की सभ्यता, तो वहाँ भी यही स्थिति है। शुरुआत में उसमें जो डेवलपमेंट है वो एकदम ऊपर की ओर बढ़ता है, यानी उसका जो ग्राफ है वो एकदम हाई लेवल पे रहता है, और एक समय ऐसा आता है कि वो अपनी पीक वाली कंडीशन पे रहती है, यानी एकदम सर्वोच्च चोटी पर रहती है, और फिर धीरे धीरे उसमें गिरावट आती है। गिरावट के कई कारण थे, उसमें कुछ मौसम और जलवायु का परिवर्तन भी था, और कुछ स्थानीय जो तात्कालिक कारण थे वो भी जिम्मेदार थे। तो ऐसा हर संस्कृति, हर सभ्यता के साथ होता है। आइए मैप के जरिए इन स्थानों को देख लेते हैं और कुछ जान लेते हैं इस कॉपर कल्चर के बारे में। भारत के इस नक्शे में, यानी जो इंडिया का मैप है, इसमें आप जितने भी स्थानों को ये ब्लैक डॉट के रूप में देख रहे हैं, काले बिंदुओं के रूप में देख रहे हैं, ये सभी ताम्र पाषाणकालीन स्थल हैं, यानी ये कॉपर कल्चर वाले प्लेसेस हैं, साइट्स हैं। इसमें आप अहाड़ को कहाँ देख रहे हैं? अहाड़ आपका यहाँ पे है, ये रहा। ऐसे ही गिलुंद है, ये नागदा है, ये कायथा है, ये सभी जो है ये कॉपर कल्चर वाला प्लेस है, मतलब साइट है। इसके बाद आप एरड़ को देख रहे हैं, इसको आपने पिछले वाले वीडियो में भी देखा था। ये मैप जो है आप देख चुके हैं। यहाँ नवादा टोली है, ये प्रकाश, ये क्या है? कॉपर कल्चर वाला प्लेस है। इसके अलावा दैमाबाद, नेवासा, आपे गांव, इनाम गांव, चंदौसी, यहाँ पे आप पांडुराजार ढीबी को देख लीजिए, और महिषादल है, ये वाला क्षेत्र है। यहाँ पे सोहर गौरा या सोहगौरा है, यहीं पे चिरौंद है, यहाँ अतरंजी खेड़ा है, फिर सैपई है, लाल किला है, यहाँ पे बहदराबाद है। फिर दिल्ली के पास वाला जो क्षेत्र है उसमें देखिएगा तो गणेश्वर है, नौ है, जोधपुर है। यहाँ सिंधु नदी इधर बह रही है, तो ये पश्चिम वाला पोर्शन है। इसमें ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ और साउथ आप समझ ही रहे हैं। इसमें ये वाला पोर्शन वेस्ट है, ये वाला ईस्ट है। ऊपर जो आप देख रहे हैं वो हिमालय की गोदी है, मतलब नॉर्थ वाला एरिया है, और नीचे हिंद महासागर है, उसी में हमारा देश अपने पैर लटका के बैठा हुआ है। तो नीचे वाला पोर्शन साउथ वाला हो जाएगा। ये जो बस्तियों को या जिन स्थानों के नाम आप यहाँ देख रहे हैं, इन सब का संबंध ताम्र पाषाण काल से है। यानी इस समय इंसान, मतलब इस समय यहाँ की जो इंसानी बस्तियाँ थी उसमें पत्थर के साथ साथ तांबे के बने हुए जो टूल्स थे उनका भी यूज़ होता था, मतलब कॉपर के जो टूल्स हैं उनका भी इस्तेमाल होने लगा था। तो आइए देख लेते हैं जो कॉपर के टूल्स थे, मतलब कॉपर और स्टोन को मिलाकर मिक्स करके बनाए गए जो औजार थे वो कैसे दिखते थे। यह देख लीजिए, यहाँ पे जो औजार आपको दिख रहे हैं, जो टूल्स आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट किए गए हैं, ये असल में ताम्र पाषाणिक ही हैं। मतलब इसमें पत्थर का भी इस्तेमाल किया गया है और साथ में जो कॉपर है उसका भी यूज़ किया गया है। ये स्टोन और कॉपर दोनों को मिक्स करके बनाए गए टूल हैं, और इनकी जो गुणवत्ता है उसको आप देख लीजिए, ये कितने नुकीले हैं। पहले के समय में इस प्रकार के औजारों को बनाने का मुख्य उद्देश्य होता था शिकार करना, या अपने दैनिक इस्तेमाल में इसको यूज़ करना। खासतौर पर शिकार करने के उद्देश्य से ये बनाए जाते थे। तो इनका नुकीलापन देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितने ज़्यादा मारक होते थे, मतलब कितने ज़्यादा इफेक्टिव होते थे, प्रभावशाली होते थे। ये देख लीजिए, ये बिल्कुल डिज़ाइनदार उपकरण है। इसमें ये नोक जो है ये बड़ी धारदार होती थी। विभिन्न आकार प्रकार के जो टूल्स हैं उन्हें आप देख रहे हैं, इनका जो शेप और साइज़ है वो अलग अलग टाइप का है, और इनका जो पर्पज़ है वो भी भिन्न भिन्न है, मतलब अलग अलग उद्देश्य से इनको बनाया गया है। कुछ गोल हैं, कुछ लंबे हैं, कुछ एरो के साइज़ के हैं, मतलब एरो के डिज़ाइन के हैं। कुछ जो है वो कटार जैसे हैं, कुछ जो है वो बिल्कुल लंबे से है, मतलब उसमें लंबाई ज़्यादा है और चौड़ाई बिल्कुल कम है। कुछ चौड़े ज़्यादा हैं। यहाँ पे देख लीजिए, ये कुछ, ये वाला जो उपकरण है इसको छेनी कहा जाता है। ये आज के समय में भी प्रचलित है। कहीं भी छेद बनाना होता है तो इसको उस स्थान पे गड़ा के और ऊपर से हथौड़ी से चोट की जाती है। जो हैमर होता है उससे ऊपर से मारा जाता है और ये अंदर जाकर छेद कर देता है, सुराख कर देता है। तो इसका उपयोग छेद वेद करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ पे होल क्रिएट करने के लिए इसको यूज़ करते थे। ये देख लीजिए, ये वाला जो हिस्सा था ये फावड़े या परशु जैसा लगता है देखने में। ये जो फावड़ा या परशु होता है उसके जैसा लगता है, और इसका यूज़ काटने के लिए किसी चीज़ को किया जाता था। इसमें बीच में ऐसे मूठ लगी होती थी और इसको ऐसे मार कर किसी चीज़ पर कोई वस्तु काटी जाती थी या उसको तोड़ने का काम किया जाता था। तो इस प्रकार के औजार ये ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति की पहचान है, और इसको बनाने में पत्थर के साथ साथ कॉपर का भी यूज़ हुआ है। इसीलिए इस कल्चर को, इस समय को ताम्र पाषाण काल यानी जो कॉपर कल्चर वाला टाइम पीरियड है वो कहते हैं। अब देखिए, भारत में अगर बात की जाए तो भारत में ताम्र पाषाणिक जो अवस्था है उसमें मुख्य क्षेत्र के रूप में दक्षिण पूर्वी राजस्थान में अहाड़ आता है।
अहाड़ की जो लोकेशन है वो कहाँ पे है? दक्षिण पूर्वी राजस्थान में है। आइए मैप की ओर वापस चलते हैं। ये देख लीजिए, यहाँ पे अहाड़ है आपका, ये दक्षिण पूर्वी राजस्थान का हिस्सा है, मतलब जो साउथ ईस्ट वाला राजस्थान का पोर्शन है उसको दिखाया गया है। इसके बाद गिलुंद है, गिलुंद यही जस्ट बगल में ही है, दोनों एक ही जगह आसपास प्लेस है। इसके बाद जो वेस्टर्न एमपी है यानी मध्य प्रदेश है, पश्चिमी मध्य प्रदेश है, वहाँ पे आप मालवा को देखिएगा। मालवा के अलावा और भी संस्कृतियाँ हैं। यहाँ पे कायथा है, एरड़ है, ये सब आप देख रहे हैं। कायथा और एरड़ जो है ये कहाँ पे है? एमपी वाला पोर्शन है, मतलब ये पश्चिमी मध्य प्रदेश का हिस्सा है। इसके बाद पश्चिमी महाराष्ट्र और दक्षिण पूर्वी भारत वाला जो क्षेत्र है वो भी इसी में आता है। और सबसे जो बड़ा उत्खनन का काम है, खुदाई का काम है, वो पश्चिमी महाराष्ट्र में हुआ है। जो महाराष्ट्र का वेस्टर्न पार्ट था वहाँ पे खोदने का काम और यहाँ से जानकारी हासिल करने का काम ज़्यादा हुआ है। तो यहाँ से कुछ स्थान प्राप्त हुए हैं, जैसे कि अहमदनगर में जोरवे है, यहाँ पे आप इनके नाम भी देख रहे हैं। अहमदनगर में जोरवे है, इसके बाद दैमाबाद है, नेवासा है, पुणे में चंदौली है, ये चंदौली है, इसके बाद सोनगांव है, इनाम गांव है। ये सब जो क्षेत्र हैं ये बड़े पैमाने पे उत्खनन का परिणाम है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो आप सघनता देख रहे हैं, इनकी डेंसिटी देख रहे हैं इन बस्तियों की, तो ये यहाँ पे सक्रिय होकर खुदाई करने का नतीजा है। इसका मतलब ये भी है कि देश के और हिस्से जहाँ पे इस प्रकार की सभ्यताओं के अवशेष हमें नहीं मिल रहे हैं, जैसे कि ये वाला पोर्शन है, इधर वाला जो पूर्वी घाट वाला हिस्सा है, तो यहाँ पर इस प्रकार की सभ्यताओं के अवशेष हमें नहीं मिल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर उतना सजग होकर खुदाई का काम नहीं किया गया। और सभ्यताओं के विकसित होने का भी एक विशेष क्षेत्र होता है, तो ये खास तौर पे इसी क्षेत्र में ज़्यादा डेवलप हुई है। इसे हम देखते हैं। और अहाड़ जो देख रहे हैं आप, उसका प्राचीन नाम ताम्रवती था, यानी तांबे वाली जगह। और गिलुंद जो है वो इस संस्कृति का स्थानीय केंद्र माना जाता है। अहाड़ जो है वो एक पूरा कल्चर है और गिलुंद जो है उसका केंद्र माना जाता है। ये आपने देखा। अब चलते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। एक चीज और है कि ताम्रपाषाण काल के जो लोग थे वो वस्त्र निर्माण करना भी जानते थे, मतलब वो वस्त्र बनाने का भी काम करते थे, कपड़े बनाने का काम करते थे। और इस काल में लोगों के संस्कारों और धार्मिक संप्रदायों के बारे में बहुत कुछ आभास प्राप्त होता है, मतलब इनके जो संस्कार और धार्मिक क्रियाकलाप थे वो स्पष्ट रूप से मालूम होते हैं। महाराष्ट्र से जो खुदाई हुई है, उत्खनन का काम हुआ है, वहाँ पे जो शव होता था यानी मृतक होता था, उसके साथ मतलब उसको पहले उसका अंतिम संस्कार किया जाता था, उसके बाद अस्थि कलश में उसकी अस्थियों को इकट्ठा किया जाता था। और अस्थि कलश को ये लोग प्रवाहित नहीं करते थे, मतलब किसी नदी के जल में नहीं डालते थे, बल्कि अपने घर में उसको पूजनीय चीज के तौर पे रखते थे, मतलब पवित्र वस्तु के तौर पे इस्तेमाल करते थे। ये लोग भी मातृदेवी की पूजा करते थे, यहाँ पे भी मातृदेवी की पूजा की जाती थी। और वृषभ को यानी बैल को यह भी पवित्र मानते थे। जो कुबड़ वाला बैल आपने देखा है चित्र में, तो उसको भी ये लोग पवित्र मानते थे। ये कुछ बातें हैं। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है, और यह जो 28 नंबर का क्वेश्चन है इसमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। तो इन स्टेटमेंट्स को देखने से पहले एक बार कुछ जानकारी हमारे कोर्सेज के बारे में, आइए पहले उसको देख लेते हैं। दोस्तों, हमारे पेड कोर्सेज अलग अलग सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए संचालित हो रहे हैं। इसके अलावा UPSSC और EPFO के लिए भी इसे लॉन्च किया गया है। अगर आप इनसे जुड़ना चाहते हैं और घर बैठे अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो इसके लिए जो कॉल करके यहाँ पे मोबाइल नंबर दिए हुए हैं, ये कॉलिंग नंबर है, इस पर आप फोन करके संपर्क कर सकते हैं। जितनी भी आपकी जिज्ञासाएं होंगी उनका समाधान कर दिया जाएगा। और यहाँ पर टेलीग्राम के जरिए इन कोर्सेज को संचालित किया जाता है, कंडक्ट किया जाता है, प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, इसके अलावा वैकल्पिक विषयों के लिए, और आंसर राइटिंग के प्रोग्राम भी चलाए जाते हैं। आप अपना आंसर लिखकर सबमिट करेंगे तो उसका फीडबैक आपको मिलेगा, आपको जानने का अवसर मिलेगा कि आपके उत्तर में कमियां कौन सी हैं। ये एक बड़ी बात होती है। उत्तर लिखने के लिए तो बहुत लोग लिख लेते हैं, लेकिन उसका सही मूल्यांकन नहीं हो पाता, उसका जो सही फीडबैक है वो उन्हें नहीं मिल पाता, इसलिए उनकी जो लेखन शैली है उसमें सुधार नहीं आता, उनकी राइटिंग स्किल ठीक नहीं हो पाती। तो यहाँ पर वो काम होगा, आपको फीडबैक जल्दी से जल्दी दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं अपनी तैयारियों के मूल्यांकन के लिए। ये कुछ बातें हैं। और फ्री टेलीग्राम जो चैनल है हमारा, उसको जरूर ज्वाइन करिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नाम से चलता है, और इसके अलावा ओनली UPPSC बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नाम से भी है। ये दोनों ही चैनल है, आप दोनों में से किसी एक को या दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब पर जितने भी वीडियोज आप हमारे देखते हैं वो कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, उसका कोई चार्ज आपको नहीं देना है, तो उसका आप पूरा फायदा उठाइए। वहाँ पर वर्तमान में हमारे ऑफिशियली 4 चैनल चल रहे हैं, चारों से आप जुड़े रहिए और उन पे जितने भी वीडियोस आप देखते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक करिए, अगर आप ठीक समझते हो तो शेयर करिए। अगर आपको लगता है कि वीडियो में कुछ कमियां हैं
तो नीचे जो कमेंट सेक्शन होता है वहाँ पे आप अपने विचारों को लिख सकते हैं। आपको जो उसके बारे में लगता है, जो सुझाव आपको देना है, वो आप उस कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ये कुछ बातें हैं। और ट्विटर पे जो हमारा आप चैनल सक्रिय है उससे आप जुड़े रहिए। वहाँ पे जितने भी प्रोग्राम चलाए जाते हैं वो आपके लिए लाभदायक होंगे। चलते हैं आगे। कॉन्सीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, 4 स्टेटमेंट हैं टोटल। इन्हें देखकर आपको बताना है कि इसमें से कौन से नॉट करेक्ट हैं। जो सही ना हो उसका चयन आपको करना है। पहला जो स्टेटमेंट है उसको देख लीजिए। अलेक्जेंडर कनिंघम इज कॉन्सिडर्ड द फादर ऑफ द इंडियन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इन्हें इंडियन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का फादर कहा जाता है। और नाम क्या है इनका? अलेक्जेंडर कनिंघम। तो अलेक्जेंडर कनिंघम को फादर ऑफ द इंडियन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ये कहा जाता है। इसके बाद जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है उसमें कहा गया है कि द फाउंडेशन ऑफ द इंडियन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाज लेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड कर्जन। ये जो समय था, मतलब जिस समय इंडियन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का विकास हो रहा था या उसकी स्थापना हुई थी, इसकी फाउंडेशन मतलब इसका जो नींव है वो डालने का काम हुआ था, वो समय लॉर्ड कर्जन का था। बंगाल विभाजन वाला टाइम पीरियड था, कर्जन का समय था। इसके बाद तीसरा वाला जो इसमें स्टेटमेंट दिया हुआ है उसमें ये कहा गया है कि चार्ल्स मैसन डिस्कवर हड़प्पा इन 1921 एडी। इन्होंने मतलब चार्ल्स ने यहाँ पे हड़प्पा की खोज की थी 1921 एडी में, यानी 1921 ईस्वी में। डी वाला जो स्टेटमेंट है उसमें कहा गया है कि राखाल दास बनर्जी डिस्कवर्ड मोहनजोदाड़ो इन 1922 एडी। राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी 1922 ईस्वी में। ये 4 स्टेटमेंट है। जो नॉट करेक्ट हो उसका सिलेक्शन आपको करना है। ये 2 खोजकर्ताओं के नाम दिए, इन्हें सावधानी से देखिएगा। हड़प्पा की खोज करने वाले ये चार्ल्स थे और मोहनजोदाड़ो की खोज करने वाले यानी मोहनजोदड़ो की खोज करने वाले जो व्यक्ति थे वो राखाल दास बनर्जी थे। ये एक बंगाली थे। यहाँ सन दिया हुआ है, सन भी ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा ये अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में कहा गया है, क्या ये सही है? देखकर बताइए। और ये कहा गया है कि लॉर्ड कर्जन के टाइम में जो इंडियन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसकी नींव डाली गई थी। देख लीजिए और इसमें से बताइए कि कौन सा नॉट करेक्ट है। जो सही ना हो उसका सिलेक्शन आपको करना है। क्वेश्चन आपके सामने है और ये रहे आपके विकल्प। ये जो ऑप्शन है इसको देख लीजिए। इसमें से कोई भी जो है वो इनकरेक्ट नहीं है, ऐसा भी विकल्प मौजूद है। या वनली सी जो है वो इनकरेक्ट है, वनली बी एंड सी जो है वो इनकरेक्ट है, या सिर्फ ए जो है वो सही नहीं है। देख लीजिए, ये आपके स्टेटमेंट है और इसका सही आंसर हो जाएगा सी वाला। वनली सी जो है वो इसमें नॉट करेक्ट है, सी वाला इसमें सही नहीं है। बाकी जो है वो जितने भी दिए हैं सभी ठीक है। सी वाला कौन सा है तो आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये वाला जो स्टेटमेंट है ये सही नहीं है। चार्ल्स के द्वारा यहाँ पे हड़प्पा की खोज 1921 में नहीं की गई थी। व्यक्ति का नाम गलत दिया है। हड़प्पा की खोज करने वाले चार्ल्स मैसन नहीं थे। बाकी जितने स्टेटमेंट है वो सही है। मतलब अलेक्जेंडर कनिंघम जो है वो फादर ऑफ द इंडियन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट कहे जाते हैं। मतलब इन्हें भारतीय जो पुरातत्व विभाग है या पुरातत्व का क्षेत्र है उसका पिता कहा जाता है। इसके बाद इंडियन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जो नींव है वो लॉर्ड कर्जन के टाइम में डाली गई थी। और ये भी सही है कि राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। लेकिन सी वाला इसमें नॉट करेक्ट है और जो नॉट करेक्ट है उसी का सिलेक्शन आपको करना था। तो आइए देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन क्या कहती है। देखिए, इन 1921 एडी यानी 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी डिस्कवर्ड हड़प्पा अंडर द डायरेक्शन ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जॉन मार्शल। यहाँ ये कहा गया है कि 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा की खोज की गई थी। हड़प्पा की खोज करने वाले व्यक्ति कौन थे? दयाराम साहनी थे। और यहाँ पर डायरेक्शन था, मतलब यहाँ पे डायरेक्टर कौन था? डायरेक्टर जो है वो डायरेक्शन देता है। जैसे फिल्म में एक डायरेक्टर होता है, उसी के निर्देशन में सारा काम होता है। अगर डायरेक्टर किसी फिल्म में ना हो तो वो फिल्म जो है वो बन नहीं पाएगी। ठीक वैसे ही यहाँ पर जो ये पुरातत्व यानी आर्कियोलॉजिकल साइट्स का काम चल रहा था, इसमें डायरेक्शन देने का काम उस टाइम में यानी 1921 में जो व्यक्ति कर रहे थे उनका नाम जॉन मार्शल था। जॉन मार्शल ने यहाँ पे इन्हें डायरेक्शन देने का मतलब डायरेक्टर के तौर पे भूमिका निभाई और खोजने वाले जो व्यक्ति थे वो दयाराम साहनी थे। और ये सन था 1921 का। 1921 में इसे खोजा गया और ये था हड़प्पा। तो हड़प्पा के बारे में वहाँ खोजकर्ता का नाम गलत दिया है। बाकी जो तीनों स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है और जो इनकरेक्ट था वही हमको ढूंढना था। तो इसमें हमने सी वाले का चयन किया है। इसमें जो वनली सी है वो नॉट करेक्ट है। आइए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने है। इसमें यह कहा गया है कि द हड़प्पन सिविलाइजेशन इज नॉट नोन बाय विच नेम। जो हड़प्पा कल्चर था या हड़प्पा सभ्यता थी, हड़प्पा संस्कृति या हड़प्पा सभ्यता थी, वह इसमें से किस नाम से नहीं जानी जाती थी। जिस नाम से उसे नहीं जाना जाता था उसको हमें चुनना है। जो हड़प्पा सिविलाइजेशन थी उसको अलग अलग नामों से हम संबोधित करते हैं, उसके विभिन्न नाम हम बुलाते हैं। तो हमें बस ये पहचानना है कि किस नाम का उपयोग हम नहीं करते। देख लीजिए, इंडस सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये पहला है। इसके बाद ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन यानी जो ताम्रयुगीन सभ्यता थी उस रूप में, या फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन, ये वाला नाम है, या ताम्रवती कल्चर। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा नाम हम लोग इस्तेमाल नहीं करते। देख लीजिए, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, चारों को आपने देखा। अब इसके सही उत्तर की पहचान कीजिए और बताइए। तो देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन तो इसको कहा ही जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी इसी से जुड़ा हुआ है, तो इसे हम अलग करके नहीं देख सकते, क्योंकि कांस्य युगीन जितनी भी सभ्यताएं थी वो इसी से संबंधित थी, या यही थी ही, मतलब यही ओवरऑल ब्रॉन्ज एज की जो सिविलाइजेशन है वो कही जाती है। इसके बाद फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन यानी पहली नगरीय सभ्यता, ये भी हम इसे कहते हैं। लेकिन जो ताम्रवती कल्चर है या ताम्रवती कल्चर है, मतलब ताम्रयुगीन सभ्यता, जो कॉपर एज की बात की जा रही है, वो यहाँ पर नहीं होगा। तो इसमें जो डी वाला है उस नाम से हम इसे संबोधित नहीं करते हैं। इस नाम से हम इसे ताम्रयुगीन संस्कृतियों को संबोधित करते हैं, मतलब जो ताम्रयुगीन संस्कृतियां थी उसको हम लोग ताम्रवती कल्चर के नाम से जानते हैं। जैसे कि आपने पीछे आहाड़ का नाम देखा था, गिलुंद का नाम देखा था, मालवा, जोरवे, दैमाबाद, इस प्रकार के जो स्थान देखे थे आपने, वो इस रेंज में आते हैं, न कि हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो ये जो समय है ये ताम्रवती कल्चर का नहीं था, इसमें ये डी वाला ऑप्शन जो है इस नाम से हम इसे नहीं जानते हैं। तो इसका सही कौन सा हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। एक चीज और है, देखिए, जो हड़प्पा सभ्यता थी उसके बारे में कुछ जान लीजिए। हड़प्पा सभ्यता भारतीय संस्कृति की लंबी और सबसे ज्यादा जो डाइवर्सिटी वाली स्टोरी है उसका सबसे शुरुआती पॉइंट है, सबसे शुरुआती बिंदु है। इस संस्कृति का उदय ताम्रपाषाणिक पृष्ठभूमि पर भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर हिस्से में हुआ था, मतलब जो नॉर्थ वेस्ट वाला हिस्सा है वहां पर हुआ था। ये आप जानते ही हैं, सिंधु नदी के आसपास वाला जो क्षेत्र था। और इसका नाम हड़प्पा संस्कृति इसलिए पड़ा क्योंकि इसका पता सबसे पहले 1921 में पाकिस्तान का जो उस समय ये पाकिस्तान नहीं था, ये भारत का ही हिस्सा था। 1921 की बात की जा रही है, तो पाकिस्तान के पश्चिमी पंजाब प्रांत में स्थित जो हड़प्पा नामक स्थान है वहां से इसका पता चलता है। आपने इससे पीछे देखा था कि रेलवे लाइन बिछाने का काम चल रहा था और वहां पे ईंटें निकलनी शुरू होती है, और ईंटें निकलनी शुरू होती है तो वहां के जो इंजीनियर और मजदूर रहते हैं, मतलब वर्कर्स रहते हैं, वो सोचते हैं कि यहाँ तो कच्चा माल उपलब्ध है, और वो उन ईंटों को नासमझी में अपने यूज में ले लेते हैं। रेलवे लाइन बिछाने का वहाँ काम कर रहे थे, तो जो कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा था, निर्माण कार्य जारी था वहाँ पे, उसमें वो उन ईंटों को इस्तेमाल कर लेते हैं। और बाद में जब जो इतिहासकार है वहाँ तक सूचना पहुँचती है, जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वहाँ तक इसकी इन्फॉर्मेशन पहुँचती है, तो वो लोग वहाँ पहुँचते हैं और देखते हैं तो सिर पकड़ कर बैठ जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता लगता है कि नीचे एक पूरी की पूरी सभ्यता दफन है। और इन महोदयों ने, जो वहाँ के समझदार इंजीनियर और जो नासमझ मजदूर थे, उन्होंने उस पूरी सभ्यता का काफ़ी बड़ा हिस्सा ईंटों के रूप में नष्ट कर दिया है। वो काफ़ी प्राचीन ईंटें थी, और यही ईंटें और यही सभ्यता हड़प्पा वाली सभ्यता थी, मतलब यहीं से हड़प्पा की सभ्यता का पता चलता है। वो मिट्टी के अंदर दफन थी और वहाँ रेलवे लाइन बिछाने का काम चल रहा था। ये कहानी आपने एनसीईआरटी में देखी होगी, तो उसका जिक्र यहाँ मिलता है। ये जो हड़प्पा सभ्यता थी, ये पश्चिमोत्तर हिस्सा जो भारत का था वहाँ डेवलप हुई, और वर्तमान में ये पाकिस्तान में चली गई। 1921 में जब इसकी खोज हुई थी तो ये भारत का हिस्सा थी, और इसे सिंध सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है, मतलब आप इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। और भारत में जितने भी प्रागैतिहासिक स्थल होते हैं या जितने भी पुरातात्विक स्थल होते हैं, उनको खोजने का काम भारतीय पुरातत्व और सर्वेक्षण विभाग करवाता है। ये जो काम है ये इंडियन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का है, और इस विभाग के जन्मदाता या इस विभाग के जो पिता हैं वो अलेक्जेंडर कनिंघम कहे जाते हैं, ये आपने पीछे देखा ही है। और लॉर्ड कर्जन के समय में इस विभाग की नींव डाली गई। लॉर्ड कर्जन का वो टाइम पीरियड था, उस समय इस विभाग की नींव डाली गई। और जब भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल थे, तब दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खोज की थी, और उसके बाद राखाल दास बनर्जी ने इसके ठीक 1 साल बाद यानी 1922 में मोहनजोदाड़ो की खोज की थी। ये हम यहाँ देखते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 30 को आप देख लीजिए, यहाँ पर क्रोनोलॉजी दी हुई है।
और इस क्रोनोलॉजी का संबंध हड़प्पा सिविलाइजेशन से है। यहाँ ये कहा गया है कि उससे जुड़े हुए, हड़प्पा संस्कृति से जुड़े हुए जो विद्वान लोग थे, जो इतिहासकार थे, उनको यहाँ पे उनके समय काल से, मतलब यहाँ जो टाइम पीरियड, जिस टाइम पीरियड से संबंधित उन्होंने खोज की थी, उससे इन्हें मैच कराना है। तो यहाँ जितना भी समय आप देख रहे हैं वो ईसा पूर्व का टाइम पीरियड है, यानी आज से काफ़ी समय पहले की बात की जा रही है। और इसके संबंध में जो खोजने वाले स्कॉलर्स थे उनके नाम दिए हुए हैं, तो आप इसे मैच करा के देखिए कि कौन सा किससे मैच करेगा। लिस्ट 1 को देख लीजिए, इसमें व्यक्तियों के नाम है। सर जॉन मार्शल है, इसके बाद सर मॉर्टिमर व्हीलर है, मैगे है और MS वॉट है। ये व्यक्तियों के नाम है। और लिस्ट 2 में आप जो तारीख देख रहे हैं उसे भी देख लीजिए। 2800 से लेके 2500 ईसा पूर्व, इसके बाद 3250 से लेके 2750 ईसा पूर्व, फिर 2500 से लेके 1500 से ईसा पूर्व, ये तारीखों का जिक्र किया गया है। इसके बाद 3500 से लेके 2500 ईसा पूर्व। ये लिस्ट 1 और लिस्ट 2 आपके सामने है, दोनों को आपस में मैच कराना है। ये जो तारीखें हैं इनका संबंध हड़प्पा सिविलाइजेशन से है और लिस्ट 1 में स्कॉलर्स के नाम हैं, देख लीजिए। इसका मतलब समझ रहे हैं दोस्तों, ये लिस्ट 1 और लिस्ट 2 का, यहाँ पर जो व्यक्ति हैं इन्होंने हड़प्पा सिविलाइजेशन की जो तारीख निर्धारित की थी। हर विद्वान का इसमें अपना अपना मत है, मतलब जितने स्कॉलर्स हैं उनका अपना अपना विचार है कि हड़प्पा सभ्यता की जो एग्जैक्ट डेट है, जो सही तारीख है, वो इतनी होनी चाहिए। यहाँ लोग एक मत नहीं थे। जैसे कि जॉन मार्शल का अपना एक विचार था। जॉन मार्शल का ये कहना था कि ये 3250 से लेके 2750 ईसा पूर्व के बीच का समय था। जो हड़प्पा की तिथि है उसको उन्होंने फिक्स किया 3250 से लेके, यहाँ आप इसे मिला भी सकते हैं इसी आधार पे, देख लीजिए। जॉन मार्शल का ये कहना था कि 3250 से लेके 2750 BC तक का जो डेट है वो हड़प्पा सभ्यता का है। ऐसे ही अर्नेस्ट मैके है, इनका पूरा नाम अर्नेस्ट मैके था। तो अर्नेस्ट मैके का कहना था कि ये 2800 से लेके 2500 तक का टाइम पीरियड है। यहाँ पे जो इनका समय है वो 2800 से लेके 2500 तक का है। ये हड़प्पा सभ्यता के समय की बात की जा रही है, एक मत इन लोगों के बीच में नहीं था। इसके अलावा मॉर्टिमर व्हीलर है। तो मॉर्टिमर व्हीलर का ये कहना था, ये जो व्यक्ति थे इनका कहना था कि 2500 से लेके 1500 ईसा पूर्व जो है वो तारीख है हड़प्पा सभ्यता की। तो यहाँ जो 2500 से 1500 वाला है उसको आप इससे मिला लीजिए, मतलब मॉर्टिमर व्हीलर से मिला लीजिए। अब बचते हैं MS वॉट। तो MS वॉट का कहना था, यहां आप देख लीजिए, ये असल में वत्स है, माफ कीजिएगा, MS वत्स है। तो यहाँ पे इनका पूरा नाम था माधव स्वरूप वत्स। इनका जो पूरा नाम था वो माधव स्वरूप वत्स था। और ये वॉट जैसा लग रहा है लेकिन है वत्स। यहाँ पे इनकी जो स्पेलिंग है वो गलत लिखी हुई है, वत्स की स्पेलिंग ऐसी होनी चाहिए। ये है वत्स, यहाँ पे जो स्पेलिंग है वो गलत है। और MS का मतलब है माधव स्वरूप। इनका नाम जो है आप करेक्ट कर लीजिए, ये माधव स्वरूप वत्स है। और वत्स की ये वाली स्पेलिंग यूज करिएगा तो ये कंफ्यूजन नहीं होगा। ये तो शक्ति का मात्रक लग रहा है, जो पावर होती है उसकी यूनिट वाट होती है, तो उससे ये काफी हद तक मैच करता है। फिलहाल यहाँ पे ये MS वत्स हैं। तो MS वत्स जो है ये इंडियन थे, इनका पूरा नाम माधव स्वरूप वत्स था। इन्होंने जो तारीख निर्धारित की थी, जो डेट इन्होंने फिक्स की थी वो थी 3500 से लेके 2700 ईसा पूर्व, ये इनकी तारीख थी। तो 3500 से लेके 2700 ईसा पूर्व आप किसको मिलाएंगे, ये MS जो वत्स है इनको मिलाएंगे। ये वाला है आपका, ये थोड़ा नीचे कर लीजिए, इनकी जो तारीख है वो ये वाली है। 2700 क्या, यहाँ 2500 लगभग दिया हुआ है, तो ये 2700 तक इन्होंने माना था। यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं दिया है, कुछ जगह मिसप्रिंट है, तो इसे सही कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से हमने 4 विद्वानों के अलग अलग मत देखे जो कि हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत और उसके अंत को यहाँ बताते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ और भी व्यक्ति हैं, जैसे कि CJ गैड है, या गौड़ भी इन्हें कहा जाता है। तो CJ गौड़ या गैड जो है, इन्होंने 2350 से लेकर 2700 ईसा पूर्व तक की पूरी तारीख बताई थी। और इसके अतिरिक्त एक जो कार्बन डेटिंग की पद्धति होती है, कार्बन डेटिंग की पद्धति होती है, जिसमें कि C14 का यूज किया जाता है, जो कि कार्बन का समस्थानिक होता है। तो उसमें उसके हिसाब से ये रासायनिक और वैज्ञानिक विधि है, तो इसके हिसाब से 2500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व ये तारीख बताई गई है। तो किसी भी मनुष्य की तुलना में ये जो टेक्नोलॉजी है ये ज़्यादा भरोसेमंद है, इस पर हम भरोसा कर सकते हैं। तो इसके आधार पे हम ये जानते हैं, यहाँ पे कार्बन 14 की जो डेटिंग की पद्धति होती है, ये रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है कार्बन 14, कार्बन 14। इसके सहारे हम किसी भी पुरानी चीज़ की आयु को पता कर सकते हैं। तो इसका यूज़ करके बताया गया कि जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है, हड़प्पा सभ्यता है,
उसका जो समय काल है वो 2500 से लेकर 1700 तक का है या 1750 तक का है टोटल। ये ईसा पूर्व में देखिएगा, मतलब बीसी में से आप ऑब्जर्व करिएगा। तो 2500 से लेकर 1750 बीसी तक का जो टाइम पीरियड है, ये C14 जो डेटिंग पद्धति है उसके द्वारा बताया गया है। और अलग अलग विद्वानों के मत आप देख ही रहे हैं। ये कुछ बातें थी। अब चलते हैं आगे। तो इसका जो विकल्प है वो कौन सा सही होगा? आगे चलने से पहले उत्तर तो देख लें। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 आप देख चुके हैं, मैच भी करा चुके हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी वाला। डी का मतलब है BCAD के हिसाब से इसे मिला लीजिएगा। BCAD यानी पहले वाले का B, दूसरे वाले का C, तीसरे वाले का A और चौथे वाले का D होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने है। और हाँ, यहाँ पे ये करेक्ट कर लीजिएगा, ये नाम बहुत ही गलत तरीके से दिया हुआ है। इसमें ऐसा लग रहा है कि ये कोई फॉरेनर है, जबकि ये अपने देश के हैं। इनका नाम माधव स्वरूप वत्स था। ये वॉट लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, वत्स की स्पेलिंग ये नहीं होती। इसे माधव स्वरूप वत्स कर लीजिएगा, पूरा नाम लिख लीजिएगा तो कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिए 31 नंबर का क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पर 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और ये जो चारों स्टेटमेंट्स हैं इन्हें देखकर आपको बताना है कि इसमें से कौन से सही हैं या कौन सा सही है। एक से ज़्यादा सही हो सकता है या कोई एक भी ठीक हो सकता है। तो देख लीजिए, स्टेटमेंट 1 में कहा गया है कि जो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड स्पीशीज थी, यानी प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रकार के मनुष्य की प्रजाति थी, ये प्रजातियां थी। वैसे देखिए जो हड़प्पा सभ्यता है उसमें 4 प्रकार के या 4 प्रजाति के लोग पाए जाते हैं। एक तो जो भूमध्य सागरीय सर्वाधिक जनसंख्या वाला दायरा था वो यही था, मतलब भूमध्य सागरीय प्रकार की जो सिविलाइजेशन थी, जो स्पीशीज थी वो ज़्यादा पाई जाती थी। इसके बाद मंगोलाइड्स थे, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड थे और अल्पाइन थे। तो यहाँ ये कहा गया है कि जो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड स्पीशीज थी वो क्रिएटर कही जाती है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, यानी जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी उसके क्रिएटर के तौर पे हम प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड को देखते हैं। ये फर्स्ट है। इसके बाद जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है उसको देख लीजिए। यहाँ ये कहा गया है कि जो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड स्पीशीज थी वह फर्स्ट स्पीशीज थी इस इंडस रीजन में, यानी जो सिंधु क्षेत्र था, सिंधु घाटी का क्षेत्र था, वहाँ पे ये पहली प्रजाति के तौर पे मानी जाती है, ऐसा दिया हुआ है। इसके बाद सी वाला जो है उसको देख लीजिए। द राइज ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन टूक प्लेस इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन द कॉपर स्टोन एज। मतलब इसकी जो दशा थी या दिशा थी उसको अगर आप देखिएगा, इसकी लोकेशन, तो ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट था इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, यानी भारतीय उपमहाद्वीप का। जो कॉपर स्टोन एज थी यानी ताम्र पाषाणिक सभ्यता थी, उसके संदर्भ में यहाँ बताया जा रहा है। और कहा जा रहा है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन का जो राइज है, उदय है, वो यहीं से होता है। यानी जो कॉपर स्टोन एज थी कहाँ की, तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट की भारत के, वहाँ से हड़प्पा सिविलाइजेशन का उदय होता है, उसका राइज देखा जाता है। इसके बाद जो फोर्थ वाला है उसको देख लीजिए। पीपुल ऑफ इंडस सिविलाइजेशन वर नॉट फैमिलियर विथ आयरन, यानी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे, पीपुल्स थे, वह आयरन से फैमिलियर नहीं थे, मतलब आयरन से परिचित नहीं थे, लोहे से उनका परिचय नहीं था, लोहे के बारे में वो जानते ही नहीं थे। ये 4 प्रकार के आपके स्टेटमेंट हैं। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन से करेक्ट हैं। जो करेक्ट हो उसका सिलेक्शन आपको करना है और नीचे ऑप्शन आप देख सकते हैं। डी वाला जो है वो ये कहता है कि सभी सही है। इसके अलावा ए, बी और सी में कुछ के बारे में कहा गया है, तो देख कर बताइए। ये आपके ऑप्शन है और ये आपके जो स्टेटमेंट्स हैं वो दिए हुए हैं। और इसका सही आंसर हो जाएगा ए वाला। ए का मतलब है बी, सी एंड डी वाली। बी सही है, सी सही है और डी वाला करेक्ट है, लेकिन ए वाला जो है वो नॉट करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो आइए देखते हैं कैसे। इसमें ए वाला सही नहीं है। इसमें कहा गया है कि प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जो स्पीशीज थी वो इंडस वैली सिविलाइजेशन की क्रिएटर मानी जाती है, उसकी निर्माता कही जाती है। ये कथन सही नहीं है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो देखिए, द मेडिटेरियन स्पीसीज यानी जो भूमध्य सागरीय प्रजाति थी वह यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन की क्रिएटर मानी जाती है। और प्रेजेंटली दिस स्पीशीज इज फाउंड इन साउथ इंडिया। और वर्तमान में यह जो प्रजाति है मनुष्य की, यह साउथ इंडिया में पाई जाती है। और भूमध्य सागरीय जो प्रजाति थी यानी जो मेडिटेरियन स्पीशीज थी, यही सबसे ज़्यादा आबादी के रूप में पाई भी जाती थी। मतलब इसी की पॉपुलेशन यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट में मिलती थी, इन्हीं की पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा थी। बाकी जो थे वो कम मात्रा में पाए जाते थे, जैसे कि मंगोलायड है, इसके अलावा प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है, अल्पाइन है, ये सब मिलते थे, लेकिन इनकी जो पॉपुलेशन थी वो सीमित थी। ज़्यादा मात्रा में यही लोग थे। और वर्तमान में अगर प्रेजेंट टाइम में देखें तो यह स्पीशीज जो है ये साउथ इंडिया में मिलती है। इसे हम देखते हैं। और जो सामाजिक व्यवस्था इनकी थी, मतलब इनका जो सोशल स्ट्रक्चर था सिंधु घाटी की सभ्यता का या यहाँ के लोगों का,
इसमें नगर निर्माण और जो मकानों के आकार प्रकार हैं, यानी उनका जो शेप और साइज है, उसमें बहुत तरह की विभिन्नता प्राप्त होती है। मतलब बहुस्तरीय जो उसमें ढांचा है वो हमें दिखाई देता है। और वर्ण का भी विभाजन किया गया था। यहाँ जो व्यवसाय था, जो पेशा था, वो बटा हुआ था। कुछ लोग योद्धा होते थे, कुछ विद्वान होते थे, कुछ व्यापारी होते थे और कुछ श्रमिक होते थे, मतलब मजदूर क्वालिटी के होते थे। और 4 प्रजाति के जो मनुष्य हैं या स्पीशीज़ हैं वो यहाँ पाई जाती थी, जिनके नाम आपने देखे ही। एक मेडिटेरियन वाली है, इसके बाद मंगोलायड है, प्रोटो ऑस्ट्रेलायड है और अल्पाइन है। और समाज की इकाई पारंपरिक तौर पे परिवार थी, यानी फैमिली को ही यहाँ पे बेस माना जाता था। मातृदेवी की ये लोग पूजा करते ही थे और मुहरों पर जो चित्र अंकित थे उससे ऐसा मालूम होता है, इसके बारे में हमें प्रूफ प्राप्त होता है या एविडेंस मिलता है। तो इसके आधार पे हमने ए वाले का सिलेक्शन किया, जिसमें ये कहा गया है कि जो बी, सी और डी है स्टेटमेंट इसमें वो एकदम सही है, लेकिन जो ए वाला है वो इनकरेक्ट है, गलत है। यहाँ पे प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड नहीं होगा बल्कि मेडिटेरियन होगा। बाकी जो बी वाला है वो सही है कि प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड स्पीशीज जो है वो पहली स्पीशीज थी जो कि इंडस रीजन में या इंडस वैली सिविलाइजेशन में पाई गई। इसके बाद राइज ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, यानी जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है, सभ्यता है, उसका जन्म कहाँ से माना जाता है? उसका जन्म हुआ था नॉर्थ वेस्टर्न जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पार्ट था वहाँ पर, और इसकी शुरुआत कॉपर स्टोन एज के ही अवशेषों पर होती है। उसी के जो बचे हुए हिस्से होते हैं, उसी के जो ध्वंसावशेष होते हैं, उस पर ये शुरू होती है, इसका उदय होता है। और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे वह लोहे के बारे में नहीं जानते थे, ये एक बड़ी बात है। तो ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ए वाला इसमें गलत है। 32 को देख लेते हैं। देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब यहाँ भी 4 स्टेटमेंट आपके सामने हैं। इसमें ये कहा गया है, पहला वाला देख लीजिए, इंडस सिविलाइजेशन केम टू बी नोन फ्रॉम एंशियंट लिटरेचर, ये फर्स्ट है। इसके बाद जो सेकेंड वाला है उसमें ये कहा गया है कि इंडस सिविलाइजेशन वाज मैट्रियार्कल सिविलाइजेशन। यह जो सिविलाइजेशन थी इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये मैट्रियार्कल सिविलाइजेशन थी, मतलब ये मातृसत्तात्मक सभ्यता थी। अब इसके बाद पीपुल ऑफ इंडस सिविलाइजेशन यूज टू वर्शिप पशुपति। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के पीपुल्स थे वो पशुपति की वर्शिप करते थे, यानी पशुपति शिव की उपासना करते थे। इनकी मूर्ति को आपने देखा होगा। इसके बाद मुंडीगाग नाम की जो साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, उसकी लोकेशन अफगानिस्तान में है। आपको यह बताना है कि इन 4 स्टेटमेंट में से कौन सा नॉट करेक्ट है। जो नॉट करेक्ट हो उसका सिलेक्शन आपको करना है, मतलब आपको गलत का चुनाव करना है। देख लीजिए, इसमें ए वाला है, बी वाला है, सी वाला है और डी वाला है। ये आपके ऑप्शन है। जो नॉट करेक्ट हो उसका सिलेक्शन कीजिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है ओनली ए, बी एंड डी, सी या फिर ए एंड सी। और इसका सही आंसर हो जाएगा ए वाला, यानी ओनली ए। इसमें जो ए वाला है वो नॉट करेक्ट है, सही नहीं है। आइए देखते हैं कैसे। तो ए वाले में कहा गया है कि इंडस सिविलाइजेशन केम टू बी नोन फ्रॉम एंशियंट लिटरेचर। ये वाला जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट नहीं है। आइए इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द इंडस सिविलाइजेशन केम टू बी नोन थ्रू एक्सकेवेशन। यहाँ पर इसके जो जानकारी का अवशेष है, जानकारी का जो स्रोत है वो एक्सकेवेशन है, न कि यहाँ पे जो लिटरेचर है वो, मतलब साहित्य के जरिए इसकी जानकारी नहीं प्राप्त होती है, बल्कि खुदाई के द्वारा इसका ज्ञान हमें होता है। तो इसलिए ए वाला जो है वो नॉट करेक्ट है। बाकी जो है तीनों सही है। मतलब तीसरे वाले में कहा गया है, दूसरे वाले में पहले देख लीजिए, बी वाले में ये कहा गया है कि इंडस सिविलाइजेशन यह जो है ये मैट्रियार्कल सिविलाइजेशन थी, मतलब मातृसत्तात्मक सभ्यता थी, ये बिल्कुल सही है। इसके बाद ये कहा गया है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे वो पशुपति शिव की उपासना करते थे, ये बिल्कुल सही है। और मुंडीगाग जो स्थान है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, उसकी सही लोकेशन अफगानिस्तान में है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। इसमें सिर्फ ए जो है वो इनकरेक्ट था और इसके आधार पे हमने इसको बाहर कर दिया और यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इसके आधार पे हमने ए वाले विकल्प का चयन किया है, ओनली ए, जो कि नॉट करेक्ट है। नेक्स्ट अगला वाला, यहां भी 4 स्टेटमेंट है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला वाला देख लीजिए, द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन इज दैमाबाद। जो सबसे दक्षिणतम पॉइंट था, साउदर्न मोस्ट पॉइंट था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वो दैमाबाद था। लोथल इज द नॉर्थ वेस्टर्न साइट ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन। लोथल जो है वो नॉर्थ वेस्टर्न साइट थी इंडस सिविलाइजेशन की। इसके बाद मांडा इज द नॉर्थ मोस्ट या नॉर्दर्न मोस्ट साइट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। मांडा जो है वो सबसे उत्तरी क्षेत्र था या सबसे उत्तरी छोर था इंडस वैली सिविलाइजेशन का।
और डी वाला ये कह रहा है कि द ईस्टर्न मोस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज आलमगीरपुर लोकेटेड इन मेरठ। आलमगीरपुर जो कि मेरठ में स्थित है वह इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे पूर्वी बिंदु है। इसमें जो नॉट करेक्ट हो वो आपको खोजना है, जो नॉट करेक्ट है वो देख लीजिए। और इसका जो है सही आंसर, यहाँ आप विकल्प भी देख रहे हैं, सही आंसर हो जाएगा बी वाला। बी का मतलब है ओनली बी। जो इसमें बी वाला स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। बी वाला मतलब लोथल जो है ये नॉर्थ वेस्टर्न साइट नहीं है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। तो आइए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। द नॉर्थ वेस्टर्न साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज सुतकांगेडोर सिचुएटेड इन द बैंक ऑफ रिवर दश्क। दश्क नदी के तट पे जो सुतकांगेडोर है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन का नॉर्थ वेस्टर्न साइट जाना जाता है। तो यहाँ पे सुतकांगेडोर होगा, न कि लोथल। तो बी वाले ऑप्शन का हमने चयन किया, मतलब आंसर जो है इसका बी हो जाएगा। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, और 34 नंबर के क्वेश्चन से आगे वाले वीडियो लेक्चर में डिस्कशन होगा। तब तक के लिए नमस्कार।